चलिए आज बात करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 3। ठीक है, इससे पहले मॉडल पेपर 2 अपन लोग किए थे, तो उसके अंदर मैंने बोला था कि आपको हिंदी मीडियम का जो लाल वाली किताब आती है उसका और इंग्लिश मीडियम में जो आती है दोनों के क्वेश्चंस आपको मैच नहीं करेंगे, कुछ मैच करेंगे कुछ नहीं मैच करेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो लिए गए हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले से लिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग तो तैयार हो ही चुके होंगे, तो फटाफट इसमें भी काफी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तो फटाफट आंसर बताइएगा क्योंकि हम भी आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए कार्यक्रम को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर इनफाइनाइट थीन शीट चार्ज कंडक्टर इज, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर, इसको ध्यान रखिएगा थीन शीट। ठीक है, कि सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो इसके लिए दो फार्मूला याद रखिए, एक थीन के लिए एक थिक के लिए। थीन के लिए मान होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जबकि थिक के लिए होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि वही हमारा थिक कहता तो कौन सा हो जाता, बी ऑप्शन हो जाता सही। ठीक है, तो ये जो साइड में बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा फॉर्मूले को। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मॉडल पेपर 5 आएगा 5th नंबर, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले वो काफी हैं, जो कुछ अलग से हैं कुछ नए से क्वेश्चंस हैं। तो वेट फॉर दैट वीडियो। ओके, जल्द ही आएगा, फटाफट आएगा, अब शुरू हो गया तो आना ही आना है ना। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन, टू कैपेसिटर C1 2 माइक्रोफैराड और C2 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड विल बी, इतना के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो कह रहा है 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर होगा, क्या होगा। आप तो कर चुके 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन। तो चलिए कहानी जो कह रही है, फिलहाल आप आंसर दो। दो संधारित्र को कैसे जोड़े हैं भैया, सीरीज में जोड़ दिए, और एक है 2 का और दूसरा है 4 का, इसको जोड़ दिया गया कितना से, कितने से है 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट है ना, ऐसा हमने इसको जोड़ दिया। तो अब कह रहा है कि भैया हमारे कि 2 माइक्रोफैराड वाला जो अपना है, ये जो बहादुर है, ठीक है, ये हमारा 2 माइक्रोफैराड वाला जो है संधारित्र, इनके सिरों के बीच का विभवांतर। आपको याद होगा करंट वाले भी जो ऑब्जेक्टिव था उसमें भी बात किए थे और कैपेसिटर के अंदर भी बात किए थे। यदि दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो वहां क्या बदलता है, करंट सेम, या मतलब कैपेसिटर टर्म में बात करें तो वहां पे आवेश बराबर रहता है दोनों के लिए, मतलब चार्ज बराबर रहता है, जबकि V की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक बात है। उसी तरह यदि रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां भी सेम कहानी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, भावनाओं को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बराबर होता है, Q बराबर रहता है सबके लिए। ठीक है, जो चार्ज होगा और वही रेसिस्टेंस है तो क्या लिखते हैं, I को लिखते। ठीक, चलिए तो यहाँ पे अपन सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, C इक्वल्स टू Q बाई V का। तो सबसे पहले इन दोनों के कारण C इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज का क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, पता ही है। तो यहाँ से C1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C का 2, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, मतलब ये हो गया कितना, ये हो गया 2 प्लस 1 बाई कितना नीचे लिख सकते हैं, 4 लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 बाई 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, सही है 2, ठीक है 3 बाई 4 माइक्रोफैराड, सॉरी गलती हो गया ना, 3 बाई 4 किसकी वैल्यू है, 1 बाई C इक्विवेलेंट की। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 बाई 3 माइक्रोफैराड। ये अपना क्या निकल गया भैया, C इक्विवेलेंट निकल गया। उसको क्यों घेर दिए, इतना ही पे। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं तो अपन निकाल सकते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V, और C इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। और C इक्विवेलेंट की वैल्यू है 4 बाई
3 माइक्रोफेराड इंटू V की वैल्यू कितनी 1200 1200। ये कितना हो जाएगा, इससे काटेंगे 400, ये हो जाएगा 1600 कूलम्ब। क्यों? क्योंकि Q दोनों में सेम हुआ, क्योंकि सीरीज है, तो सीरीज में है तो हमको V चाहिए, तो अपन सेम फॉर्मूला लगाएंगे, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई C। Q की वैल्यू कितनी निकाले 1600, चूंकि यहाँ माइक्रो भी था तो माइक्रो कूलम्ब डिवाइडेड बाई C की वैल्यू कितनी 2 के लिए पूछ रहा है, 2 माइक्रो फेराड। तो ये माइक्रो से माइक्रो साफ, तो ये कितना बच गया 800 और इसका वोल्ट। तो अपना V किसके रिस्पेक्ट में, 2 वाले के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 800 वोल्ट। ठीक है, आसान सा था, जिन लोग को पता था उनके लिए तो अच्छा है, जिन्होंने इसको नहीं देखा था तो उम्मीद है समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या किए हैं। चलिए दूसरा का आंसर हो गया C। तीसरा, इन द फिगर द नेट फोर्स ऑन Q इज 0 देन वैल्यू ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q इज। ये भी आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर करवा चुके हैं, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर में चला जाता है। इसको फिलहाल अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर से काम चला लेते हैं। इसका आंसर जो होगा 2√2, सिंपल सा पूछ रहा है इस Q वाले नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q, यदि कैपिटल Q पर कुल प्रभावी बल 0 होता है, तो मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, इसके कारण इस साइड बल लगेगा, इसके कारण इस तरफ बल लगेगा और इस वाले के कारण इस तरफ बल लगेगा। मतलब तीनों फोर्सेस को जोड़ेंगे, यदि ये F1, ये हमारा F2 और ये हमारा F3, तो क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 का सम क्या होगा 0। यदि नहीं ये पता है तो जाके एक बार इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर 2018 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहां पता चल जाएगा 2√2 कैसे आता है। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, फैक्टर कहानी है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा B। चौथा, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। चार्ज का मतलब क्या होता है, धन आवेश या ऋण आवेश। यदि किसी वस्तु को धन आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घटता है, जबकि किसी वस्तु को ऋण आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। सीधे आवेशित करने का मतलब है, अब क्लियर तो है नहीं कि धन आवेशित या ऋण आवेशित। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 का D। 5, the electric potential due to a small electric dipole at large distance r from the center of the dipole is proportional to। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। आपको ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्या कर सकते हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो फिफ्थ का हो जाएगा C। सिक्स्थ, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज required to obtain a capacitance of 5 माइक्रोफैराड will be। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता हो, कितने की होगी, ये भी ऑलरेडी 2018 में पूछे हुए। तो कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं तो 4 की जरूरत पड़ती है। मतलब कैसे, यहाँ 2, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये दोनों मिलके चूंकि सीरीज में तो क्या हो जाएगा 1, अब जस्ट एक पिछले में निकाला था 1, अब प्लस ये दोनों किसके है, समानांतर पैरेलल है, तो 1 + 2 + 2 मतलब 5। तो 5 ही हमको पूरा करना था, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, 4 लोगों की। तो 4 कहाँ है भैया, छठा का क्या हो जाएगा आंसर A। सातवां, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है ये R नहीं, ये वाला जो बंधु लिखा हुआ है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि R की यदि बात करते, रेसिस्टेंस की बात करते, प्रतिरोध की बात करते, तो वहां पे लंबाई पर भी निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लेंथ और एरिया पर भी निर्भर करता है। लेकिन चूंकि यहाँ रेसिस्टेंस की तो बात हो नहीं रही है, तो किसकी बात हो रही है, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात हो रही है, तो वो तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इंक्रीज विथ मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट अपना है द
drift velocity Vd and applied electric field E of a conductor are related as किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। ऑलरेडी ये क्वेश्चन कब 2018 में भी पूछा, 2023 में भी पूछा है। तो जो अपने बॉक्स में लिखा गया है फॉर्मूला वो वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। वेक्टर फॉर्म को यदि आप स्केलर फॉर्म में लिखते तो इसको क्या करते हैं, इसका मॉड कर दोगे तो सीधा सीधे लिख सकते हैं Vd बराबर क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा E इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ डिवाइडेड बाय m। तो सिंपल सा क्या कह सकते हैं, Vd जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस फॉर्मूले को दोनों को याद रखिएगा। यदि मॉड के टर्म में देता है डायरेक्ट Vd वेक्टर हटा के देता है तो इतना आप लिख सकते हैं क्योंकि वहां मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। लेकिन यदि वेक्टर फॉर्म में देता है तो वहां पे डायरेक्शन भी ऐड होता है। तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि Vd का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। थोड़ा सा पढ़े होंगे। चलिए तो 8वां का क्या हो जाएगा, बी। 9th, the charge q moving in a region where electric field E and magnetic field B both exist, then force on it। एक आवेशित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होता है, उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q इंटू ई और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, Q V क्रॉस B। बताइए, दोनों को जोड़ दो एक साथ तो क्या बन जाएगा अपना V क्रॉस B। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी। दोनों फोर्स को अलग अलग भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा, सी। 10, एक बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, दो पार्ट में। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आइदर पार्ट्स इज m। चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ध्यान में रखना। इस फिगर में एकदम क्लियर, ये अपने पास ओरिजिनल था, इसको बीचों बीच ऐसे कुछ काट दिए यहां से। ठीक है, तो ये वाली कहानी बनेगी। तो उसमें हमारा जो पोल स्ट्रेंथ है वो आधी हो जाती है और मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी आधी हो जाती है। लेकिन यदि कुछ इस तरीके से काटा जाएगा इसको ऐसा, तो वहां पे क्या होगा अपना, आपका पोल स्ट्रेंथ तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ फिर से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो अपन ने क्वेश्चन में कह रहा है ये वाली कहानी, दोनों में से कुछ भी समझते तो भी दोनों में सेम कहानी हो रही है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, m/2, तो कह सकते हैं 10 का बी। 11, the dimension formula of 1/2 epsilon naught E square is identical to that of, किसके बराबर है, तो 1/2 epsilon naught E square जो होता है उसको बोलता है एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हमको इसको बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में 1/2 B स्क्वायर बाई म्यू होता है। तो 1/2 B स्क्वायर बाई म्यू कहाँ है, 1/2 B स्क्वायर बाई म्यू अपना ये वाला है। 11th का क्या हो जाएगा, ए। 12, एक सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज बी। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी b/8, मतलब कितनी दूरी पे अपना b/8 होगा। ठीक है, तो एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है तो है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा। तो ये वाला फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा होगा, जहां n जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स होता है, कितना चक्कर लगा हुआ है। तो यहां से यदि हम सेंटर की बात करते हैं, सेंटर देखो ये कहानी ऐसे वाली कहानी होती है, ये अपना x है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अपना r दे के रखा है। तो बोला यहां पे b की वैल्यू जो होगी जो वो है वो हमारा b/8 है। तो ये x की वैल्यू यहाँ केंद्र से कितनी दूरी पर b/8 होगी, ये अपना क्वेश्चन कह रहा है। ये कब पूछा भी है, ये भी 2018 में पूछा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इस सेट में 2018 से ही है। तो अपने पास सबसे पहले बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। केंद्र का मतलब है x बराबर 0, तो इस वाले फॉर्मूला में x बराबर 0 डालेंगे तो B सेंटर पे अपना हो जाएगा। फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई और x की वैल्यू 0 करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 2 पाई I डिवाइडेड बाई क्यूब है तो स्क्वायर कट गया तो अपना बचेगा नीचे से r, और n तो नंबर ऑफ टर्न सिंगल लेके चलते हैं यूनिट। तो केंद्र के लिए इतना हो जाएगा। अब x दूरी के लिए बात करें तो x के लिए कितना हो जाएगा, μ0 बाई सबसे पहले 4 पाई
इंटू 2πi आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपना क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। और इसकी वैल्यू कितनी बोली जा रही है? इसकी वैल्यू बोली जा रही है कितना 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 v/8, यही बोल रहा है, ठीक है ना, इतना ही सा। अब यहां से आ जाते हैं अपन μ0/4π इंटू 2πi, चूंकि यहाँ पे कैपिटल आर लेना है तो सब जगह कैपिटल आर ही लेते हैं। यहाँ भी आर लेते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके केंद्र पे कितनी होती है μ0/4π, ये हो जाएगा इंटू 2πi डिवाइडेड बाई आर इंटू 1/8, ये वाला 8 यहाँ रख लिए, ये से ये साफ 2πi, ठीक है। चलिए अब इसको दायां बायां करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8r इधर से आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 8r³ इज इक्वल्स टू ये उस साइड जाएगा, हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो यहां से यदि हम क्यूबिक रूट लेते हैं तो इधर से हो जाएगा, ये बचेगा, क्यूबिक रूट लोगे तो 2r इज इक्वल्स टू यहां से बच जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब इसको इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा, इस स्क्वायर रूट है तो इस साइड आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इस साइड 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x बराबर लिखा जा सकता है √3r, तो √3r। उम्मीद करते हैं समझे होंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, कहीं भी चिपकाने के लिए क्या है, नॉर्मली केंद्र पर के लिए पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो ये अपना हो जाएगा x बराबर √3r, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा C। चलिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जो निर्दिष्ट होती है कहां से, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो साउथ टू नॉर्थ 13 का A। 14 a wire of magnetic dipole moment m and length L is bent into a shape of semicircle of radius small r, ठीक है। what will be its new dipole moment, एक तार जिसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई L है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। मतलब 2018 चल रहा है। चलिए मान लीजिए एक तार है हमारा जिसकी लंबाई कितनी दी गई है L, ठीक है, इसको मोड़ा जाता है और r त्रिज्या का एक अर्धवृत्ताकार लूप बनाया जाता है, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि इस केस में जब इतना था तो इसका वैल्यू कितना था, m था, तो बताइए कि यहाँ पे जब अर्धवृत्ताकार कर दिया गया तो m डैश की वैल्यू क्या होगी, होगी ना कुछ, आपको तो पता ही है 2018 क्वेश्चन तो आप बनाए होंगे। चलिए तो जो देखते हैं, सबसे पहले m बराबर क्या लिखा जा सकता है, पोल स्ट्रेंथ यदि हमारा डायपोल का क्या होगा, यदि डायपोल का पोल स्ट्रेंथ m है, यहां भी हम क्या करते हैं m लिख देते हैं, प्लस m और माइनस m। तो यहां पे हमारा कैपिटल M बराबर क्या लिख सकते हैं, m इंटू L लिख सकते हैं। अब दूसरे वाले केस में आते हैं, अर्धवृत्त में। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 2r, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस r की वैल्यू निकालना, तो देखो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस 2πr होता है, तो आधा कितना होगा πr, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी पाई इंटू r, और ये किसके बराबर होगा, इसके लेंथ के मतलब l के, तो r बराबर क्या लिखा जा सकता है L/π लिख सकते हैं। तो चलिए तो m डैश इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, m इंटू दोनों के बीच की दूरी मतलब 2r
m इंटू 2r की मतलब 2 का 2 और r का वैल्यू क्या हो जाएगा l बाई पाई। तो यहाँ से m इंटू एल क्या होता है m होता है, तो m ये 2 है तो 2 का 2 बाई पाई। तो हमारा जो m डैश होगा वो क्या हो जाएगा 2m बाई पाई, 2m बाई पाई, 2m बाई पाई। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 14 का D। 15 in a closed circuit resistance 10 ohm the linked flux varies with time according to relation this। ठीक है, at t equals to इतना सेकंड the current in ampere flowing through the circuit is। एक बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ में t समय में चुंबकीय फ्लक्स इतना से परिवर्तित होता है। ठीक है, t equals to 0.25 सेकंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में कितनी होगी। ये भी कब 2018 का मतलब इस सेट के मैक्सिमम क्वेश्चन 2018 के ही लग रहे हैं। बताइए फटाक से, ये ऑलरेडी करवाया जा चुका है सब क्वेश्चन, इजी इजी वाला सब है। तो चलिए आप तो बता ही चुके, क्या बनी। जिन लोगों ने पूरी PYQ बनाया है तो उनके लिए सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2018 में पूछा है। तो थोड़ा सा रिवीजन यदि बन रहा है आपसे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो बुआ फास्ट करिए अपने रिवीजन को, क्योंकि एग्जाम इतना पास है कि ऐसे हाथ बढ़ा के छुओगे तो भी टच हो जाएगा। ठीक है, देखते देखते एग्जाम का डेट सामने आएगा। तो आ जाते हैं, EMF इक्वल्स टू क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो माइनस का माइनस डी फाइव मतलब 6t² माइनस 5t प्लस 1, यही है ना, डिवाइडेड बाई dt। अब डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, तो इसका हो जाएगा माइनस, इसको ले लेते हैं 12t माइनस 5। कहां पे क्या रहा एट t इज इक्वल्स टू कितना सेकंड के लिए 0.25। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EMF इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू 0.25 को लिख सकते हैं 1/4, 1/4 माइनस 5। ये हो जाएगा -3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -2 बराबर 2। EMF निकल जाएगा, निकल गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, धारा बताना है जब 10 ओम की हो। तो आप लोग जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू आर। तो R इक्वल्स टू क्या, I बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर। V की वैल्यू कितनी निकाले 2 वोल्ट, और R की वैल्यू कितनी है 10 है, तो हो जाएगा 0.2 ओम, 0.2 ओम। ठीक है, तो 15th का क्या हो जाएगा आंसर बी। 16th in AC circuit the current and voltage are given by this and this respectively power loss in the circuit। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर इतना एम्पियर तथा विभव इतना वोल्ट है, परिपथ की शक्ति हानि। ये भी 2018 में ही है, खूब क्वेश्चन 2018 का। तो शक्ति हानि का क्या फॉर्मूला होता है V RMS I RMS इंटू cos फाई। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, इसमें सिर्फ इतना ही से जिसे सॉल्व होना चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं I और V की वैल्यू दिया गया है, I बराबर कितना 5 cos ओमेगा t। ठीक है, और V बराबर दिया है अपने को 200 साइन ओमेगा टी। अब देखिए इस दोनों, एक साइन में एक कॉस में, तो दोनों को पहले हम एक ही में बदल लेते हैं। तो कॉस वाले को ही साइन में बदल लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। तो 90 प्लस थीटा। ठीक है, साइन का क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ओमेगा टी है, इसका एंगल, इसका क्या है ओमेगा टी प्लस 5/2। तो दोनों का डिफरेंस की यदि बात करते तो क्या होता, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, फाई इक्वल्स टू, चलो ले लेते हैं क्या चीज, ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम मान लेते हैं φ2, इसको φ1। तो φ1 माइनस φ2, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5/2 माइनस ओमेगा टी। तो ये सी ये साफ क्या बच गया π/2, फाई की वैल्यू।
ठीक है, पाई बाई 2। और कॉस 90 कितना, कॉस 90 जीरो, तो मतलब ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया, तो इस पूरे टर्म को क्या बना देगा, जीरो। तो यहाँ पे पावर लॉस क्या होगा, जीरो। तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, इसलिए पूरा का पूरा टर्म ही जीरो, इसलिए पूरा का पूरा आंसर भी जीरो। तो 16 का क्या हो जाएगा, डी। 17, the energy of an electromagnetic radiation is 13.2 kilo electron volt. This radiation is related to which region of spectrum? ठीक है, आपको एनर्जी दे दिया है। ओके, चलिए यहां से बात करते हैं। अपने पास एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, एच सी बाई लेमडा। तो हम लेमडा निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, एच सी बाई ई। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई एनर्जी कितनी दी गई है, 13.2 इंटू 10 पे पावर किलो है, तो 10 पे पावर 3। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको बदल लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। ये जूल में हो गया। तो वेवलेंथ अपना किस में आ जाएगा, अब मीटर में आ जाएगा। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सॉल्व करके, ये सॉल्व करके लगभग आ जाएगा 10 पे पावर -10 मतलब 1 एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम किसका होता है, एक्सरेज का होता है। ठीक है, एक किसी मॉडल पेपर के अंदर सारा के सारे का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उस क्वेश्चन में जरूरत था, तो पूरा टेबल बना के दिया गया है। और उसमें भी हमको लगता है एक्सरे का ही पूछा गया था। ठीक है, तो वहां पे उस टेबल को थोड़ा ध्यान रखेंगे कौन से रेज का कितना वेवलेंथ और कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फिलहाल अभी याद रखिए एक्सरे का कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 17 का बी। 18, a image found by objective lens of a compound microscope is, एक सरल सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब। ये वाला क्वेश्चन जब क्वेश्चन बैंक के अंदर बनाए थे उस समय बहुत सारे लोग को डाउट था कि सर यहाँ पे आप लिखते हो आभासी, उल्टा, वर्चुअल और इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन जब आंसर बताते तो वहां पे आप रियल बोलते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है समझोगे, ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ जो लेंस है उससे बना प्रतिबिंब। तो उससे जो प्रतिबिंब बना वो कौन सा बना, ये वाला बना। ठीक है, अब वो क्या है, रियल बनता है, उल्टा तो बनता ही है, ठीक है, लेकिन रियल बनता है। तो सबसे पहले वर्चुअल वाली कहानी खत्म, और रियल लार्ज बोल रहा है और छोटा बोल रहा था, भैया इससे तो जरूर बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, वास्तविक और बड़ा। तो अब की बार इसमें डाउट मत रखना कि यहाँ पे हम आभासी या वर्चुअल बोल रहे हैं और वहां पे क्या बोल रहे हैं, रियल बोल रहे हैं। क्यों रियल बोल रहे हैं, क्योंकि इस लेंस की बात हो रही है। और ये जो लिखा गया वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट, इसके बाद जो बना इमेज ये वाला, इसकी बात हो रही है कि वो जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो यदि डायरेक्ट आपसे ये पूछा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कारण जो इमेज बनता है वो कैसा, तो वो भी ठीक है वर्चुअल इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो कैसा बनेगा हमारा, रियल। सिर्फ यदि आईपीएस की बात करते तो उसका बनता अपना वर्चुअल। ठीक, तो 18 का क्या हो जाएगा आंसर, सी। 19, a convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equals to the refractive index of material of lens, then its focal length is। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, इसके छोटे से टर्म के ऊपर काम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे आंसर आता है। ये हमारा 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इस वाले टर्म को सिर्फ हम बात करते हैं, तो म्यू -1 के ऊपर चर्चा करते हैं। म्यू का मतलब क्या, μ2/μ1 -1। ये कह रहा है कि जो जिस मटेरियल का अपना क्या है, द्रव्य में, जिस उत्तल लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबाया था जिसका अपवर्तनांक लेंस के दरम्यान के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, मतलब μ1 और μ2 बराबर है। मतलब ये सिंपल सा, ये दोनों यदि बराबर है मतलब ये भी म्यू है ये भी म्यू है, -1 मतलब 1 -1 मतलब 0। तो ये टर्म 0 यदि हो गया तो ये पूरा टर्म 0। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/f इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो f बराबर क्या, पलट दो, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट, जिसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट किसका फोकल लेंथ होता है, क्या कमेंट करके बताइए,
हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को पता है कि कौन से बहादुर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। यदि आप अभी देख रहे हो, मतलब जिसमें फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, उस टाइम देख रहे हो तो आपके कमेंट का हम वेट कर रहे हैं। यदि आप बाद में देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में हम वेट करेंगे कि कितने लोग इसका जवाब देते हैं कि फोकल लेंथ इनफाइनाइट कौन से मिरर का होता है। ठीक है, चलिए 19 का अपना क्या हो गया आंसर, बी। कितने गया, 20। The critical angle for light moving from medium 1 to medium 2 is theta. The speed of light in medium 1 is v. Then speed in medium 2 is। बहुत अच्छी बात है। चलिए ये ले लेते हैं, ये हमारा पहला मीडियम, ये हमारा दूसरा मीडियम। एक लाइट रे आया और ऐसे चला गया, तो ये हमारा जो बनता है इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, थीटा दी गई है। तो मीडियम 2 में बोल रहा है कि भैया क्या होगा, यहां पे वेलोसिटी v2, यहां पे वेलोसिटी v1, तो v2 कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो याद होगा अपन लोग जो फॉर्मूला जानते हैं, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई साइन सी। सी क्या होता है अपना क्रिटिकल एंगल, तो उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। म्यू इज इक्वल्स टू क्या चीज, 1 बाई साइन सी। तो याद होगा म्यू क्या होता है, जिससे गया, मतलब इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कह सकते हैं म्यू, यहां के लिए म्यू1 इसको मान लेते हैं, इसको म्यू2 मान लेते हैं, तो म्यू1 बाई म्यू2। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, म्यू1 बाई म्यू2 इज इक्वल्स टू 1 बाई सी की वैल्यू क्या दिया गया, थीटा, तो मतलब साइन थीटा। म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई भी, जानते हैं सी बाई भी। ओके, तो इसको लिख सकते हैं सी बाई v1 डिवाइडेड बाई सी बाई v2 इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। ओके, अब ये c से c साफ, तो क्या बचेगा, v2 बाई v1, v2 बाई v1 इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, इसलिए v2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v1 बाई साइन थीटा। और मीडियम 1 का आपको वेलोसिटी दे के रखा है v, इसको लिख सकते हैं v2 इज इक्वल्स टू v बाई साइन थीटा। ठीक है, उम्मीद है फॉर्मूला जो भी दिया गया बाबू याद रखो, सारे फॉर्मूले इसमें जो भी, चलो अपन को यहां की जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, आगे जाके उसकी भी जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बी का आंसर क्या हो जाएगा, v साइन थीटा। तो 20 का बी, 21 द मैग्नीफाइंग ग्लास is to be used as the fixed object distance of 1 inch। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u बराबर कितना दिया, 1 इंच। इफ इट इज टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट, मतलब सीधा इमेज 5 टाइम्स मैग्नीफाइड, इट्स फोकल लेंथ शुड बी। एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5, आवर्धन क्षमता 5 गुनी करनी है, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। ये भी 2018 में ही था, चलो अच्छी बात है। तो हम लोग जानते हैं m बराबर क्या होता है, v बाई यू। अब कहोगे सर यहाँ माइनस नहीं लगा, तो वो डिपेंड करता है कहाँ माइनस लगाना है कहाँ नहीं, क्योंकि ये सीधा ही बना रहा है, दोनों पॉजिटिव ही होगा, जैसे भी सीधा कब बनाएगा, जब इसी एक ही साइड होगा। तो यहां से लिख सकते हैं, अपने को पता है किसका, तो v बराबर यहां से लिख सकते हैं m इंटू यू, और m की वैल्यू कितनी दी गई है 5, और u की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 5 इंच। तो यहां से क्या पता चला अपने को, तो u बराबर, चूंकि u हमेशा निगेटिव ही रहता है और इमेज भी जो अपना है उसी साइड बन रहा है जिस साइड ऑब्जेक्ट है अपना, तो u बराबर लिख सकते हैं -1 इंच। v बराबर कितना, -5 इंच। यहां भी चलो माइनस ही कर लेते हैं। तो अपने को क्या पूछ रहा है, तो प्रयुक्त लेंस से फोकस दूरी, तो हम लोग जानते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, पता ही है लेंस फॉर्मूला से। ओके, तो यहां से अपना हो गया 1 बाई वी 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 -5 माइनस 1 बाई -1, ये हो गया ये प्लस हो गया, तो 1 माइनस 1 बाई 5, ये अपना हो जाएगा 5 माइनस 1 4 बाई 5 बराबर 1 बाई एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा,
5/4, तो लिख सकते हैं 1.25, और इंच में चल रहे थे लेके, तो इंच में अपना तो 1.25, तो 1.25। उम्मीद है समझे होंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों लिए, ये तो सिर्फ लिखने के टर्म में लिखे थे, ठीक है, तो ये निकाल लिए, u -1 इंच, v -5 इंच, फॉर्मूला यूज किए, निकाल दिया आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 21 का सी। चलिए 22, टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज दिस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो ये वाला तो याद ही रखना है पक्का वाला, तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, तो आंसर क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 23, which of the following phenomena takes place when a monochromatic light is incident on a prism, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न से कौन सी घटना होती है, तो सिंपल सा, यदि एक वर्णी प्रकाश आएगा तो क्या होगा, इसमें विचलन आता है, तो कह सकते हैं सिंपल सा क्या है, डेविएशन आता है, 23 का बी। 24, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन, किसी प्रकाशीय तंतु पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है, कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 24 का ए। नेक्स्ट क्या रहा है अपना क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव गिवन बाय दिस एंड दिस इज, दो तरंगे y1 और y2 से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम के महत्तम मान, ये भी 2018-2023 में भी पूछा गया है, ठीक है, रिपीटेड तो क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, y1 इज इक्वल्स टू अपने पास क्या दिया है 4 sin ओमेगा टी, और y2 अपने को दिया है कितना दिया है 3 cos ओमेगा टी, तो दोनों को सबसे पहले या तो साइन में बदलो या कॉस में बदलो, तो अपन बदल लेते हैं, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में याद होगा बदले थे, उसी तरह यहां भी बदलेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3 sin ओमेगा टी प्लस π/2, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो ये अपना ऐसा हो जाएगा। तो आगे कहानी में चलते हैं, तो यहाँ क्या दिख रहा है, दोनों का फेज डिफरेंस कितना, इसका ओमेगा टी और इसका ओमेगा टी प्लस π/2, तो यहाँ पे कह सकते हैं सिंपल सा जो फेज डिफरेंस होगा वो हो जाएगा π/2, तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0, तो मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास एम्पलीट्यूड के लिए √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी दी गई है 4 और a2 की वैल्यू 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब ये होता है 16 प्लस 9 मतलब √25, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 5, तो 5 5 5, एकदम आसान सा है, 2018 वाले में भी बताए हैं और 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर भी बताए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, तो 25 का कौन सा बी। नेक्स्ट क्या है, द फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस डेल एक्स इज, डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होता है λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, याद रखना है इसको, 26 का सी। 27, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आईज, ऑलरेडी सेंटअप एग्जाम का जो एग्जाम जो हुआ था उसमें भी था, तो यदि ये पूछ रहा है किस में मिनट में, तो 1 मिनट होता है अपना, यदि डिग्री में पूछता तो 1/60 डिग्री होती है, ध्यान में रखेंगे 1/60 डिग्री या 1 मिनट, तो 27 का क्या हो जाएगा बी। 28 की बात करें तो 28 क्या रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल v, the de Broglie wavelength of the particle will be, the de Broglie वेलोसिटी और मास के टर्म में क्या होता है, ये होता है तो हो जाएगा h/mv, और पोटेंशियल के टर्म में यदि बोला जाए तो पोटेंशियल के टर्म में h/√2m/q/v, तो कौन सा भैया मैच कर रहा है h/√2qmv, तो 28 का हो जाएगा अपना सी। चलिए 29 पे बात करते हैं, मिनिमम द नंबर ऑफ photons of frequency इतना हर्ट्ज is radiation of 6.62 joule will be, this number of photon पूछा जा रहा है आपसे, तो 10^14 आवृत्ति की
6.62 जूल की विकिरण ऊर्जा में फोटोनों की संख्या क्या होगी? तो एक फोटोन की सबसे पहले ऊर्जा निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? एनर्जी एक फोटोन की क्या हो जाएगी? h इंटू फ्रीक्वेंसी, तो h की वैल्यू 6.6, यहाँ के लिए अपन ले लेते हैं 6.62 इंटू 10 पे पावर -34, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 10 पे पावर 14, तो ये अपना हो जाएगा 6.62 इंटू 10 पे पावर -20, ठीक है, जूल, ठीक बात। तो चलिए कितना एनर्जी अपने पास है? तो इतनी एनर्जी अपने पास है, तो नंबर निकालने के लिए मतलब क्या है? E बाई ई पी, मतलब एक के पास इतनी एनर्जी, टोटल इतनी एनर्जी मिलने से कितने फोटोन निकलेंगे? तो डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी दी गई है? 6.62 डिवाइडेड बाय EP की वैल्यू कितनी है? 6.62 इंटू 10 पे पावर -20, तो ये से ये साफ हो गया, क्या बच गया? 10 पे पावर 20, तो 10 पे पावर 20 आंसर। इजी सा है, ये भी 2018 ही है। तो 29 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए 30, द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम विल बी, तो हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग, न्यूनतम का मतलब पहला, तो मतलब n की वैल्यू 1, NH/2π जानते हैं, तो n की वैल्यू 1 हो गए, तो h/2π, तो h/2π 30 का क्या हो जाएगा? P। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या कह रहा है? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर ए स्पेसिमेन आर Z एंड कैपिटल A रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम विल बी, ठीक है। किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या पता है। जो हमारा एटॉमिक मास नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n बराबर क्या लिखा जा सकता है? A माइनस जेड, तो A माइनस जेड कहाँ है? यहाँ है, तो 31 का क्या हो जाएगा? D। 32, the quantities which remains conserved in a nuclear reaction, यह सब टोटल चार्ज भी, एंगुलर मोमेंटम भी, लीनियर मोमेंटम भी, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। ध्यान में रखना है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2018 का है। 32 का क्या हो जाएगा? डी। 33, मीनिंग ऑफ फैक्स, फैक्स का अर्थ होता है फेसिमाइल टेलीग्राफ, तो सिंपल सा 33 का बी। 34, एक सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन, देन इट्स रेसिस्टेंस विल, ये अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो उसका प्रतिरोध, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस घटता है, तो यहाँ पे क्या ठंडा किया जा रहा है, मतलब टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा, तो 34 का ए। 35, इफ द करंट कांस्टेंट फॉर ए ट्रांजिस्टर आर अल्फा एंड बीटा, देन, तो क्या होता है? सारा सारा पता ही है, अल्फा लेस देन 1 होता है और बीटा ग्रेटर देन 1 होता है, अल्फा लेस देन 1 और बीटा ग्रेटर देन 1, तो 35 का बी। 36, 64 identical drops each of capacity 5 microfarad combines to form a big drop, what is the capacity of big drop? 64 समरूप बिंदु जिनके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? देखिए नॉर्मली अभी तक आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक, ठीक है, लेकिन ये पूरा चार्ट हमने बना के दिया है आपको कि यदि इसी टाइप करे 64 में आवेश की बात करें, चाहे उसकी त्रिज्या क्या बदल जाएगी, एक बड़ा बूंद बनेगा, उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, या कह सकते हैं पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटर में, एनर्जी में, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी में, तो उसके लिए पूरा फॉर्मूला एकदम यदि याद है तो इसमें कुछ भी पूछेगा आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। कहानी में तो जब पढ़ना था तब पढ़ ही लिए, तो सिंपल सा कैपेसिटर के टर्म में पूछा तो C इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? n पे पावर 1/3 इंटू सी नॉट। सी नॉट की वैल्यू कितनी? n की वैल्यू 64, सी नॉट की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड, तो n की वैल्यू 64 पे पावर 1/3 इंटू 5 माइक्रोफैराड। 64 का 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 4 इंटू 5 मतलब 20 माइक्रोफैराड। एकदम आसानी से निकल जाएगा 20 माइक्रोफैराड। तो 36 का क्या हो जाएगा? सी। 37, a current flowing in a wire of resistance इतना, having potential difference इतना, for 20 मिनट the heat produced, जो गिवन है इतना प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट है, ठीक है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न उष्मा जो दिया है लिख लेते हैं, R इक्वल्स टू दिया है 5 ओम, आपको भी आंसर बताते जाना है। V की वैल्यू दिया है 7 वोल्ट और
टाइम जो दिया है वो दिया है 20 मिनट। तो 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 20 इंटू 60 सेकेंड मतलब 00। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड। उष्मा के हीट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, और इसी को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो आई भी इंटू टी। आई की वैल्यू अपने को पता है, आई की वैल्यू, चलो आई की वैल्यू नहीं पता है तो चलो इसको थोड़ा सा और बदलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। आई इंटू आर भी, तो ऊपर एक आर को लेके गए तो V स्क्वायर बाई आर, तो V की वैल्यू तो पता है अपने को 7, तो 7 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 और टी की वैल्यू कितनी है 1200। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये आ जाता है ये आता है 11760 जूल, 11760 जूल। अब इसको चूंकि आंसर जूल में नहीं दिया है, किसमें दिया है, कैलोरी में दिया है, तो इसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर दोगे, कैलोरी में बदल जाएगा। तो सिंपल सा 11760 डिवाइडेड बाई 4.2, तो ये बन गया अपना कैलोरी, और इसको भागा करेंगे तो ये हो जाता है 2800 कैलोरी। भाग देंगे कितना आएगा 2800 कैलोरी, तो आंसर क्या हो जाएगा 2800। ठीक है, एकदम 2013 का कुछ हम पूछा हुआ है। तो 37 का क्या हो जाएगा डी, 38। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है, कितना होता है, लेस देन 1 होता है, तो कह सकते हैं बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, यही तो एक ऑप्शन मैच करता है। चलिए 38 का सी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। ये तो कॉमन सी बात है, घटेगी। ठीक है, कैसे घटेगी इस पर भी बात करते हैं। ये मान लो हमारे पास ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और वेवलेंथ इसमें क्या हो जाएगा, ये आया बहादुर, इसका बोल दिया μ1, और तो ये क्या होगा, जाना ऐसे चाहिए था, तो ये नॉर्मल तब झुकेगा, कुछ ऐसा जाएगा। ठीक बात है, तो ये वाला टेबल याद होगा, पहले भी बोले थे कि ध्यान में रखिए सारे का यूज होना है। तो सिंपल से यहां से हम क्या लिख सकते हैं, μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू, चूंकि ये ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इसका ग्रेटर होगा किससे, μ1 से, तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो कह सकते हैं इस इतना। तो यहां वेवलेंथ ज्यादा होगा, इसके अंदर ग्लास के अंदर जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो गया, घट गया, तो कह सकते हैं घटेगा, तो डिक्रीजेस। 39 का क्या हो जाएगा ए। 40 तो यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस एक्सी की बात करें, एक्सएल की बात करें, सब क्या है रेसिस्टेंस ही होता है, तो ओम। 40 का क्या हो जाएगा बी। चलिए 41 बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर 25 इज, 25 का बाइनरी डेसिमल नंबर आपको तो याद ही होगा, फिर भी बना लेते हैं। 25 2 से 12 1, 2 से देंगे 6 कितना 0, 2 से देंगे 3 0, 2 से देंगे 1, फिर 2 से देंगे 0 1। इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो 1 1 0 0 1 बेस क्या 2, 1 1 0 1 1 0 0 1। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा सी। एकदम इजी सा है। इस टाइप देखो पिछले साल इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, पूछे गए हैं, अच्छा पूछे भी गए होंगे, पूछे गए क्या, मेरे को उम्मीद है इस साल आपको जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन का कुछ तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। तो 41 का सी। 42 विच सीरीज कम्स इन विजुअल रीजन, विजुअल रीजन में हमारा बाल्मर सीरीज आता है, तो कौन से श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, तो दृश्य भाग में कौन पड़ता है 42 का बी। 43 ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, इससे पहले ऑप्टिकल पाथ क्या होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ के बराबर होता है ऑप्टिकल पाथ, याद रखेंगे फॉर्मूला। तो 43 का क्या हो जाएगा ए। 44 द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस,
निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए किसको यूज करते हैं? कॉनकेव के, कॉनकेव। ये पहले भी था शायद, 44 का ए। चलिए 45, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ किसका? एनर्जी का। लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखेंगे वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ठीक है, तो 45 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए 46, विच क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तक। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज डाउन, तो वोल्टेज डाउन तो कह सकते हैं 46 का बी। 47, टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दो संधारित्र सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य धारिता। समानांतर जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? सी इक्विवेलेंट का C1 प्लस C2, मतलब C प्लस C बराबर 2C। 2C 47 का क्या हो जाएगा? A। चलिए 49, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? सबका हाफ लाइफ का है, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ दोनों का याद रखेंगे। हाफ लाइफ का होता है 0.69, टी एवरेज 0.69, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 48 का डी। चलिए 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नहीं है, कौन है? लाइट वेव है भैया, एक्सरे है, साउंड वेव नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, कौन नहीं है? तो साउंड वेव नहीं है, 49 का सी। 50, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन बैंक के अंदर भी सेम ऐसा ही पूरा बना हुआ, सब कुछ इसका ध्यान रखिए। और ये वाला तो पक्का वाला, फोकल लेंथ आई लेंस का या ऑब्जेक्टिव लेंस का किसका ज्यादा होता है, ये ध्यान रख, कंपाउंड का। और तो यहां से अपना क्या हो जाएगा? सिंपल सा -L/F0 1 प्लस D/Fe, -L/F0 1 प्लस D/Fe, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 50 का ए। 52, बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स 51 का सी। 52, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में लाल रंग का, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस पिछले साल एक भी नहीं पूछे गए हैं। तो आपको जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है, मतलब ये कह सकते हैं सिंपल सा कि जो गेस क्वेश्चन दिया गया है उसमें जितना चाहिए था उससे ज्यादा पूरा टेबल बना के दिया गया है इसका, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखो क्योंकि इस साल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो इस साल पूछेगा। तो इसको याद रखने का क्या है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वाला। ठीक है, सबकी वाइफ वेरी गुड ही होती है। तो किसके लिए पूछा? लाल रंग के। तो लाल रंग का कितना होता है? 2 होता है, तो लाल रंग का 2 होता है, तो 2। तो 52 का सी। चलिए 53, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज। किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान, याद होगा ये वाला फॉर्मूला इससे पहले भी यूज किए हैं, h/mv, तो h/mv, तो 53 का b। 57, 25 का द्विआधारीय समतुल्य, जैसे पहले बनाए थे वैसे ही इसको बना लेंगे। आप लोग फटाक से बता दो। अभी 25 का ही निकाले थे क्या? बोला था 25 का ही निकालें, फिर से निकाल लेते हैं, क्या जाता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? 1 6 0 3 0 1, यहाँ बचेगा 1 0 1, तो 1 1 0 0 1, शायद यही पहले भी था, 1 1 0 0 1, मतलब इस सेट के अंदर रिपीट टेलीकास्ट में कर दिया इसको। ठीक है, तो 54 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए 55, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर। आपको पता है P इक्वल्स टू कितना होता है? 1/f, या इसी को लिख सकते हैं f किस में होगा? यदि मीटर में रहता है तो, यदि f सेंटीमीटर में रहता है तो 100/f इन सेंटीमीटर, तो 100/f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो 100/20 मतलब 5 डायोप्टर, तो 5। 55 का B। 56, 1 AMU, 1 AMU बराबर होता है, कुछ इस तरीके से निकालते हैं, कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.66 - 27 kg, 56 का A। चलिए 57, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल, माध्य मान और शिखर मान।
तो किसका किसका पूछ रहा है, आरएमएस बाई पीक। आरएमएस बाई पीक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/√2। तो 57 का बी। चलिए 58, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा क्या होता है, hc बाई लेमडा, hc बाई लेमडा। 58 का बी। 59, द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इतना, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड। चलिए एक तार से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी। ठीक है, और Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू ई बाई टी बराबर क्या, I। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा, मतलब I बाई ई हो जाएगा। और I की वैल्यू कितनी दी है, 1 एम्पियर, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भैया, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 ये, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 60, द स्टोर एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज 100 वोल्ट इज 1 जूल, कैपेसिटर इज, कैपेसिटर ही। चलिए 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, U बराबर क्या जानते हैं, हाफ CV स्क्वायर। तो आपको एनर्जी दे के रखा है, V की वैल्यू दे के रखा है, धारिता C पूछ रहा है, तो C बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं, 2U बाई V स्क्वायर। तो 2 का 2, U की वैल्यू कितनी 1 और V की वैल्यू कितनी 100 वोल्ट का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 4, 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 4, और कैपेसिटर तो फैराड, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 61, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल, ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर 90। तो 90 किधर है भैया, 61 का सी। चलिए और 62, तो नैंड गेट के लिए, नैंड गेट क्या होता है, ए डॉट बी का डैश, नैंड गेट के लिए होता है ए डॉट बी का डैश मतलब सी, तो 62 का क्या हो जाएगा, सी। 63, द हाइट ऑफ टावर टीवी ट्रांसमिशन, ये ऑलरेडी 1917 में पूछे हुए हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, डी इक्वल्स टू कितना, रूट अंडर 2RH, और R की वैल्यू आपको दे के रखा है 2 इंटू 6400 किलोमीटर है, तो इसको बदल लेते हैं 10 का क्यूब, और हाइट आपको दे के रखा है कितना 245। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 56 इंटू 10 पे पावर 3 मीटर, इसको लिख सकते हैं 56 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा इसका, तो 63 का क्या हो जाएगा, सी। 64, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये भी 2018 में पूछा है, ए और बी के बीच का, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों मिलकर कितना बना देगा 5, और ये वाला 4 है, तो ये हमारा हो गया 5, ये अपना 4। कैसे जुड़ गया, सीरीज में जुड़ गया, तो सीरीज का क्या होता है फॉर्मूला, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/4, तो हो जाएगा 24 प्लस 5 मतलब 9/20, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 9/20, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 20/9 माइक्रोफैराड। तो 20/9, 64 का A। चलिए 65, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ इट्स चार्ज 10 माइक्रोकूलम, यदि गोले पर आवेशित 10 माइक्रोकूलम है, आवेश 10 माइक्रोकूलम है, तो उसकी सतह के विद्युत फ्लक्स। चलिए तो विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को लिखते 10 माइक्रो का मतलब 10 पे पावर कितना 6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे तो कुछ पता नहीं आ रहा है, इसको क्या करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई इंटू 10 इंटू 10 पे पावर -6। इसकी वैल्यू अपने को पता होती है, कितनी होती है
9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 4 पाई इंटू 10 इंटू 10 पे पावर -6। ये हो गया 36 पाई, 36 पाई के टर्म में दिया इंटू 10 पे पावर 9 प्लस 1 -6। ये हो गया 36 पाई इंटू 10 पे पावर 10 में हो गया 4। ठीक है, तो एक ही है, तो 65 का ए। चलिए 66, द पिक वोल्टेज ऑफ एन एसी इज, मतलब पिक वोल्टेज का मतलब देके रखा है आई नॉट इक्वल टू 440। द वर्चुअल आरएमएस वैल्यू आपको चाहिए तो वोल्ट दिया, मतलब भी देके रखा है, तो भी आरएमएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई √2। तो वी नॉट बाई 440 डिवाइडेड बाई √2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 220 बाई √2, और इसी को लिख सकता है 220 √2, 220 √2। 66 का सी। ये आई के टर्म में लिखे, भी के टर्म में भी सेम ही फॉर्मूला रहता है, तो यहाँ पर वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई √2 लिखते। ओके, तो 66 का सी। 67, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायोप्टर इज। एक आवर्धन ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, कि आवर्धन क्षमता क्या है। ठीक है, तो आपको देख के रखा है, पावर देख के रखा है P इक्वल्स टू कितना 12 डायोप्टर। यहां से फोकस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1/12, क्या चीज लिखा जा सकता है। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, अपना मीटर में। ठीक है, यदि इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 100/12 सेंटीमीटर। कारण सेंटीमीटर बदलने का, क्योंकि जो कैपिटल डी के मान होता है 25 सेंटीमीटर में रहता है, इसलिए अपन लेते हैं। तो आ जाते हैं मैग्नीफाइंग पावर के लिए 1 प्लस कैपिटल डी बाई एफ। तो ठीक है, तो 1 प्लस, ये भी 2012 में पूछा है, कैपिटल डी की वैल्यू 25 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/12, तो मतलब 100, 12 को ऊपर लेके चले गए, तो 4 और 4 दिया 12, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 मतलब 4 हो जाएगा। तो 4 आंसर किधर है, इधर है, 67 का ए। चलिए 68, a current of 10 ampere flowing in a wire of 10 second, if potential difference across the wire is 15 volt, the work done will be। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होता है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य। तो सिंपल सा I² RT। तो अपने पास क्या क्या देख के रखा है, I की वैल्यू देख के रखा है कितना 10 एम्पियर, उसके बाद V की वैल्यू देख के रखा है 15 वोल्ट, और T की वैल्यू कितना देख के रखा है भैया 10 सेकंड। तो यहाँ पे I भी है, R तो है नहीं, तो इसको क्या बदलते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू R होता है, तो V इंटू I इंटू T। तो V की वैल्यू कितनी 15, I की वैल्यू 10 और T की वैल्यू 10, तो क्या हो जाएगा 1500 जूल। तो 1500 जूल, आसान सा है फॉर्मूला I² RT से, जैसा चाहिए वैसा बदल के काम करते रहेंगे। तो 68 का क्या हो जाएगा सी। 69, चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है, ये कौन सा लॉजिक गेट है, आपको पांचों को ध्यान में रखना, ये वाला है, तो इसको क्या कह सकते हैं, कौन सा है, एंड है, तो एंड का मतलब एंड है। ठीक है, तो 69 का क्या हो जाएगा डी। 70, the monochromatic light of wavelength इतना in vacuum entered a medium of refractive index इतना, the wavelength of it in the medium is। एक निर्वात में इतना तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश इतना पटांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम में इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगा। ऑलरेडी सेम क्वेश्चन इससे पहले भी किए थे कि घटेगा या बढ़ेगा वाला, सेम कहानी। μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू, तो तरंगदैर्घ्य इसकी वैल्यू दे के रखा है 1.5 इज इक्वल्स टू, और माध्यम एक के लिए दिया है 6000 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय इतना, तो ये हो जाएगा 6000 बाई 1.5 एंगस्ट्रम। अब इसको काटते हैं, तो इसको काटा जाए
चलो एक पॉइंट हटेगा तो एक लड्डू यहाँ गया, 15 चौक 60, मतलब सिंपल सा कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रम। तो 4000 एंगस्ट्रम 70 का ए। ओके चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। इतने क्वेश्चंस आपके सेट नंबर कितने 3 में लाल वाली किताब में थे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा रहा, ठीक है। और जो भी बीच में बोले हैं कि इसका जवाब दीजिएगा, वो सबका देते जाइए थोड़ा, ये सब ऑलरेडी आपका पूरा पढ़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा होगा। तो अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, और वहाँ लाइक का बटन है उसको भी दबाइए, अच्छा लगता है यार, मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो 3 आ गया आपका, 4 और 5 ये भी दोनों आएंगे। तो वेट फॉर वॉच। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।